अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एचटीएमएल के बाद सीएसएस की जर्नी को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि सीएसएस क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। सेकंड स्टेप में हमने इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स पढ़े, सीएसएस को किस तरीके से अपने एचटीएमएल के साथ अटैच किया जाता है, या फिर सीएसएस का प्रॉपर यूजेज कैसे होता है। उसके बाद हमने कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ी सीएसएस के अंदर, जिसके अंदर हमने कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में अंडरस्टैंड किया। कलर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, इसको हमने डिटेल में देखा और इसकी प्रॉपर हमने प्रैक्टिस भी की। इसके साथ-साथ हमने इसकी एक असाइनमेंट की थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट करके सबमिट करवा दी है। तो चलिए हम इसी जर्नी को आज मज़ीद आगे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, जब हम बात टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक सबसे पहली चीज आती है अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स क्या होगी? फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एक बॉक्स की, एक बॉक्स के अंदर क्या टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में अलाइन होगा, या फिर हम जो है ये भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा राइट साइड पे जाके अलाइन होगा। तो ये सारी जो अलाइनमेंट्स होती हैं, ये भी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर सीएसएस के थ्रू करनी है। सीएसएस के अंदर 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक index.html की फाइल है और उसके साथ एक style.css की फाइल है, जो कि दोनों की दोनों इस टाइम तक एम्प्टी पड़ी हैं, और उसके साथ हमारी स्टाइल की जो फाइल है वो भी बिल्कुल इस टाइम खाली पड़ी है। अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें तो इसकी आउटपुट जो हमारे पास इस टाइम आ रही है वो बिल्कुल खाली आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस आ रही है हमारे पास। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये हमारी दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग ऐड हो चुकी है और इसको जाके ज़रा हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आ चुकी है। तो अगर हम इसको अलाइनमेंट चाहते हैं कि हम देखिए स्टूडेंट, अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, यहाँ पे दरमियान में आ जाए, तो इसके लिए हमें सीएसएस की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी सीएसएस फाइल को एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिंक, अगर आपको याद होगा तो हमने सीएसएस को लिंक करना पड़ा था। डॉट स्लैश के बाद हमने देखना है कि हमारी जो फ़ाइल है, कौन-सी है? सॉरी, स्टाइल डॉट सीएसएस है। तो हम इसके साथ स्टाइल डॉट सीएसएस को लिंक कर देंगे। अब हमारी जो एचटीएमएल और सीएसएस की जो दोनों फ़ाइल्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ लिंक हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एरर्स का सामना कर रहे होते हैं, तो उनको मैं डिटेक्ट करने का आसान तरीका बताता हूँ। देखें, यहाँ पे मेरा ये कोड रेड हो चुका है। रेड बेसिकली डेंजर की निशानी होती है, इसका मतलब है यहाँ से कोई गड़बड़ है। तो अगर ये चीज़ यहाँ से रेड हो रही है तो हमने यहाँ से नीचे नहीं देखना, हमने यहाँ से ऊपर देखना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी जिसकी वज़ह से उसके बाद का कोड ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ब्रैकेट मिस थी तो उस वज़ह से ये रेड हो गया था। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो हमारी एचटीएमएल एंड सीएसएस की फ़ाइल कनेक्ट हो चुकी हैं। मैंने एच1 लिखा है और एच1 की अगर हम आउटपुट की बात करें तो इस टाइम हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और ही हम इसको जो है यहाँ पे कॉल करवाते हैं एच1, और इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन। हम कह देते हैं सेंटर। टेक्स्ट लाइन अगर हम सेंटर करते हैं तो इसकी आउटपुट जाके देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि ये सेंटर लाइन हो चुका है। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये वेरिएंट बेस पे काम करती हैं। लाइक हमने एक इसका जो पेरेंट होता है, इसकी जो पेरेंट डिव होती है या फिर जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसकी बेस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कहा ये सेंटर लाइन हो गया, लेकिन अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 50%, तो क्या होगा? ये देखें, इसने क्या किया, इसने इसका 50% लिया और उसके बिल्कुल सेंटर में चला गया। मैं इसका बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ कि इसका 50% कैसे लिया इसने।
ये देखें, अब पूरी विड्थ का इसने 50% दिया और उसके बिल्कुल जाके सेंटर में जाके अलाइन हो गया। बेसिकली ये जो चीज़ होती है, ये जो अलाइनमेंट्स होती हैं टेक्स्ट की, ये बेस करती हैं पेरेंट पर। अब इसके पेरेंट जो है H1 और उसको जो हमने विड्थ दी है 50%, अब ये 50% के जाके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको सेंटर की बजाय लेफ्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लेफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर हम इसको जो है चेंज करके राइट कर देते हैं, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, मीन यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल राइट में चला गया है। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि ये देखें सर, यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम गौर से ना देखें तो ऐसे हम फ़ील कर सकते हैं कि ये सेंटर में है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे एक विड्थ दी है, जिसकी ये राइट में अलाइन हो गया है। ठीक है? तो ये चीज़ हमें ख़ास ख्याल रखना होता है कोडिंग करते दौरान। हम इस तरह की छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम गौर नहीं करते, बाद में जाके हमें तंग करती हैं। चलिए हम इसको इसकी विड्थ हटा के इसको राइट अलाइन करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिएगा जैसे इसकी विड्थ हट गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में चला जाएगा। अब ये राइट अलाइन है, इसको आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट को करने का तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा होपफुली, कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट किस तरह से काम करती है। स्टूडेंट यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं एडिशनली हैं। यहाँ पे जो ओल्ड वर्ज़न था सीएसएस का, उसके अंदर तो यहाँ पे लेफ्ट, राइट और सेंटर लिखा जाता था। लेकिन अभी जो न्यू वर्ज़न है उसके अंदर 2 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसमें एक है स्टार्ट और एक है एंड। स्टार्ट और एंड बेसिकली ये भी लेफ्ट और राइट की तरह काम करता है, जैसे कि स्टार्ट की अगर बात की जाए लेफ्ट और एंड की बात की जाए राइट। तो बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था, ये मैं बताता हूँ। पहले इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी स्टार्ट की, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट में स्टार्ट लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर लेफ्ट पे चला जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंड पे चला गया। फिर मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट की वो राइट नहीं लगाई, राइट की जगह पे मैंने एंड लिखा है, तो यहाँ पे एंड में चला गया है। तो सर इसको लाने का मकसद क्या था? स्टार्ट और एंड को लाने का मकसद क्या था? डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए चीज़ों को कंपैटिबल बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो होती है हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है और राइट की तरफ मूव करती है। सेम उसी तरह अगर हम बात करते हैं उर्दू की या अरबिक की, तो यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट होके वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती थी कि अगर हम लेफ्ट करते हैं तो वो अलाइनमेंट हमारी राइट चली जाती है, जब राइट करते हैं तो वो हमारी अलाइनमेंट लेफ्ट चली जाती है। तो इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टार्ट और एंड को, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू की बात कर लेते हैं या फिर अरबी की बात कर लेते हैं और अगर हम बात करते हैं कि स्टार्ट की, तो इसका मतलब होगा यहाँ से। इसका स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड क्या होगा यहाँ पे। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू या अरबी की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा, स्टार्ट ये होगा और एंड ये होगा। ठीक है? तो ये बेसिकली छोटी-सी कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे स्टार्ट और एंड का क्या मकसद है? अगर हम लेफ्ट राइट लगा रहे हैं तो स्टार्ट एंड क्यों लगा रहे हैं? तो बेसिकली स्टार्ट एंड जो होते हैं ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न एडिशन आप कह सकते हैं। वो ये इसलिए है ताकि चीज़ों को जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए कंपैटिबल बनाया जाए, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाए। तो इसके साथ-साथ हमारे पास सेंटर तो दोनों में ही होता है। आप सेंटर इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट के अंदर और अ, स्टार्ट और एंड के साथ भी आप सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन। बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन से मुराद ये होता है अंडरलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी चीज़ के नीचे एक लाइन लगा देते हैं, वो अंडरलाइन होती है। ओवरलाइन का क्या काम होता है? ऊपर एक लाइन लगा देना। और लाइन थ्रो जो होती है उसका मकसद होता है बिल्कुल बेसिक दरमियान से लाइन लगा देना। तो बेसिकली ये 3 तरह के टेक्स्ट डेकोरेशन हम करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बहुत सारी जगह पे हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि हम कहीं पे भी टेक्स्ट के अंदर डेकोरेशन करते टाइम हम किसी चीज़ को हाइलाइट करना चाहते हैं, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा देते हैं। अगर हम चाहें तो उसके ऊपर भी एक अंडरलाइन लगा सकते हैं, या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को कट शो करवाना चाहते हैं, कैंसल करना
शो करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो है लाइन थ्रो का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, लाइक मैं आपको लाइन थ्रो की एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेज़न पे जाते हैं। अमेज़न के अंदर हम चले जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं जिसकी प्राइसेज़ सेल प्रोडक्ट्स हों। सेल टुडेज़ डील की अगर हम बात करते हैं तो 30% ऑफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये देखें, जिस तरह से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट शो करवाया गया है। यहाँ पे ये देखें, इस प्राइस को, लिस्ट प्राइस को उन्होंने कट कर दिया, लाइन थ्रो कर दिया और उसकी जगह पे एक न्यू प्राइस यहाँ पे शो करवा दिया है। तो बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिकली भी कर रहे होते हैं। वहाँ आपके सामने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसेज़ को हाइड करना चाह रहे होते हैं या फिर प्राइसेज़ को कट करके एक न्यू प्राइस शो करवाना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है इसकी अलाइनमेंट का एक पार्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लाइन थ्रो कहते हैं। डेकोरेशन यूज़ करते हैं टेक्स्ट के, जिसके अंदर हम लाइन के ऊपर एक कट लगा देते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे सेम ही कोड है, H1 के ऊपर ही हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी आउटपुट चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं पहले। स्टाइल में जाके इसको जो है सेंटर कर देते हैं, ताकि हम जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें ईज़िली समझ आ जाए। सेंटर और ये हमारा आ गया। इस पूरी हेडिंग के नीचे मैं एक अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस हेडिंग को कॉल करवाना पड़ेगा। मेरी हेडिंग ऑलरेडी कॉल हुई है, तो इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, सीएसएस की प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस अंडरलाइन की जगह इसको ओवरलाइन कर देता हूँ। ओवरलाइन क्या करेगा कि इसके ऊपर एक लाइन लगा देगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरी टाइप को यूज़ करते हैं जिसको हम कह रहे थे लाइन थ्रो। तो लाइन थ्रो क्या करता है, एक बिल्कुल कट लगा देता है हेडिंग के बिल्कुल दरमियान के अंदर, कि हमने इस चीज़ को हाइड कर दिया, इस चीज़ को कट कर दिया, कट ऑफ कर दिया है। तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सीएसएस के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं। ये हम मल्टीपल यूसेज में बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ 1 बार पढ़ रहे हैं या 2 बार पढ़ रहे हैं, तो ये हम जब प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं पे हमें टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना पड़ता है, कहीं पे हमें जो है इस टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन लगानी पड़ती है, कहीं पे हमें लाइन जो है लाइन थ्रो करना पड़ता है, मतलब लाइन को कट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट की हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट कितना बोल्ड होगा, कितना मोटा होके शो होगा, बेसिकली ये हमारी फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये डिसाइड कर रही होती है हमारा जो टेक्स्ट वेबसाइट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो पैराग्राफ है, वो किस तरह से शो होगा, कितना बोल्ड शो होगा। तो बेसिकली इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम इसके नाम लिखते हैं और एक होता है इसकी वैल्यूज़ ऐड कर दें। हमारे पास डिफरेंट तरह के नाम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल की अगर हम बात की जाए तो नॉर्मल जो होता है वो हमारा 400 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 400 के इक्वल होती है। अब इससे अगर हम ऊपर जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 500 पे चले गए हैं, तो ये हमारा बोल्ड होता जाएगा, ठीक है? अगर हम 600 पे चले गए हैं, ये हमारा ओल्ड भी बोल्ड होता जाएगा। मैक्स जो वैल्यू है उसकी वो है 900। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 400 से नीचे आते हैं, मैं कह देता हूँ 300, तो ये उससे लाइटर होता जाएगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम ये एचटीएमएल के ऊपर, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ माय पैराग्राफ, मैंने एक ऐड कर दिया है और इसको अगर हम आउटपुट में जाके देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे लाइन है, बिल्कुल बारीक सा टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा है। बनिस्बत इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा बोल्ड शो हो रहा है, थोड़ा-सा नहीं बल्कि अच्छा खासा बोल्ड शो हो रहा है, क्योंकि ये हेडिंग है। और अगर हम पैराग्राफ की बात की जाए करें तो ये उससे थोड़ा कम बोल्ड नज़र आ रहा है। चलिए हम इसको सेंटर लाइन करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैराग्राफ की पी को कॉल करवाना पड़ेगा। स्टूडेंट और भी बहुत सारे सिलेक्टर्स आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे, जिनको कॉल करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए हम सिंपली एचटीएमएल के टैग को कॉल करवा रहे हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सबसे पहले हम इसकी सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ गया है। अगर हम चाहें तो इसका हम फ़ॉन्ट वेट अब बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है मैं इसका 600 कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ्स हो रहा है बेसिकली इसका जो नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट होता है वो होता है 400, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करके 600 कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा ये बोल्ड हो गया है। अब हम इसको जितनी इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएँगे ये उतना बोल्ड होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है 800 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया। ये 800 बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। अब इसकी वैल्यू हम जितनी बढ़ाते जाएँगे उतना ही इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। या हम इसकी वैल्यू कम करना चाहें तो ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 300 कर दिया है, तो जो हमारी 400 की वैल्यू आ रही थी ये उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है? ये और भी ज़्यादा बारीक हो चुका है। तो ये हमारी फ़ॉन्ट वेट की जो वैल्यू है इस तरह से काम करती है। फ़ॉन्ट वेट के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम वैल्यू की बजाय यहाँ पे लिख भी सकते हैं बोल्ड। बेसिकली बोल्ड की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 700, तो यहाँ पे देखिएगा ये 700 पे चला गया। अगर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल होता है 400, तो ये अब इसकी जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो 400 पे चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाया हुआ है, कितना आपको टेक्स्ट जो है वो बोल्ड चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि हमारी है लाइन हाइट। तो स्टूडेंट लाइन हाइट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब इन दोनों के दरमियान में जो फ़ासला है ये कितना आएगा, ये हमारा होता है लाइन हाइट के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैराग्राफ लिखते हैं, मैं जो है काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ही मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ रैंडम सा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इतना सारा टेक्स्ट कॉपी कर लिया, कहीं से भी कॉपी कर लिया और मैं अपने इस पैराग्राफ के अंदर पुट कर देता हूँ सारा का सारा टेक्स्ट। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास ये इस तरह से टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि इसकी लाइन ऐड की, तो लाइन ऐड क्या काम करती है बेसिकली? लाइन ऐड का काम ये होता है कि इसके अंदर ये जो लाइन्स हैं जैसे ये पावर है और प्रोवाइड है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस को कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं लाइन ऐड की। लाइन ऐड की अगर हम बात करें तो जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल में हमारे पास होती है 1, तो ये हमारे पास 1 हो चुकी है, नॉर्मल से कम हो चुकी है, मतलब ये बिल्कुल मर्ज हो चुका है। अगर हम इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिएगा कि ये और बड़ी हो गई है। मैं इसको जो है 2.5 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अब इसकी और इस लाइन के दरमियान में जो गैप है वो बढ़ चुका है। इसको हम जितना गैप बढ़ाना चाहें हमारी मर्ज़ी होती है, हम बढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें कितना जो है गैप दोनों लाइन्स के दरमियान में चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम इतना ज़्यादा गैप नहीं रखते। हम यहाँ पे 1.2 रख के देख लेते हैं कि क्या हमारा सही है। आई थिंक इट्स मच बेटर, बट हम इसको 1.5 तक करके सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 एक अच्छा जो है लाइन हाइट है, जो कि हमारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, हमें समझ भी आ रही है, ईज़िली हम रीड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हमने चीज़ों को रीडेबल बनाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन हाइट की भी जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ लिया, लाइन हाइट किस तरह से काम करता है। बेसिकली 2 लाइन्स के दरमियान में जो स्पेस होता है वो लाइन हाइट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि हम एक-एक वर्ड को तो यहाँ पे जाके एडिट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लाइन हाइट का यूज़ करते हैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस पैदा करने के लिए। लाइन ऐड के अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका जो वैल्यू होती है वो पिक्सल में भी दे सकते हैं, वैसे रैंडमली जैसे मैंने अभी 1.2 1.3 करके दिखाई है वैसे भी दे सकते हैं, और अगर हम इसको नाम भी दे सकते हैं लाइक नॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी लाइन हाइट जो है इसको कर देता हूँ नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या होगा, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो जाके सेट हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू क्या थी 1, तो ये 1 जाके इसको सेट हो गई है। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करना चाहें, मैं लाइक पिक्सल में रखना चाहूँ, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ 10 पिक्सल फॉर एग्ज़ाम्पल। तो पिक्सल क्या होता है ये चीज़ें भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। होपफुली कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है कि पिक्सल कैसे काम करते हैं। पिक्सल बेसिकली स्केल होता है, एक पैमाना होता है जो चीज़ों को पैमाइश के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं सारी की सारी हेडिंग्स। हम इसको जितना बढ़ाएँगे वो उतनी बड़ी स्पेस पैदा करता जाएगा। 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देख सकते हैं कि लाइन्स के दरमियान में कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। ठीक है? ये 100 पिक्सल की वजह से आया है। तो यहाँ पे आपने अब इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है। तो लाइन हाइट क्या होती है ये चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है कैपिटलाइज़। तो ये 3 तरीके मोस्टली यूज़ किए जाते हैं।
अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, कैपिटलाइज़ क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है। नॉर्मली जो हम नॉर्मल लाइफ़ में जो चीज़ें यूज़ करी होती हैं, बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर चीज़ को नॉर्मल लाइफ़ से प्रेज़ेंट करें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म की, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है अपर केस, एक है लोअर केस और एक है कैपिटलाइज़। अपर केस क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टेक्स्ट है, ये सारा का सारा कैपिटलाइज़ हो जाएगा। कैपिटलाइज़ क्या होता है, मतलब इसका अपर केस क्या होता है? अपर केस में सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारा का सारा जो टेक्स्ट है, ये कैपिटल में हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, इसकी लाइन हाइट को हम 1.5 कर देते हैं, ताकि ये नॉर्मल में आ जाए थोड़ा-सा। 0.5 सॉरी, और इसको जो है हम इसका टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म चेंज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म अपर केस। अपर केस क्या करेगा, जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी ये पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, ये सारा का सारा कैपिटल में हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखें, ये सारी की सारा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में हो चुका है। तो ये हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बार-बार नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी कि यार ये तो हमने गलत लिख दिया, अब मैंने इसको कैपिटल में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखें? तो यहाँ पे सिंपली आप एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली सारे के सारे टेक्स्ट को अपर केस में कर देता है। आप इसको लोअर केस भी कर सकते हैं। तो लोअर केस क्या होता है? लोअर केस में सारे के सारे जो लेटर्स हैं, ये स्मॉल में हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो भी हमारे पास एक पैराग्राफ था, वो स्मॉल लेटर में हो चुका है। और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास कैपिटलाइज़। कैपिटलाइज़ क्या होता है बेसिकली? कैपिटलाइज़ होता है हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे। पहला बड़ा, बाकी सारे छोटे। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ये अपग्रेडेड है, तो यहाँ पे अपग्रेडेड का यू बड़ा है, बाकी सारे स्मॉल है। विच है, तो विच का डब्ल्यू बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। कैन का सी बड़ा, बाकी छोटे। प्रोवाइड का पी बड़ा, बाकी छोटे। तो बेसिकली कैपिटलाइज़ क्या होता है कि पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम कहते हैं नन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम कहते हैं नन। नन क्या काम करता है? बेसिकली नन जो है, ये किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं, एज़ इट इज़ ये है, उसको जाके पेस्ट कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सारा का सारा टेक्स्ट हमारा अपर केस तो है नहीं, अपर केस में सारे के सारे लेटर्स जो हैं बड़े होने चाहिए। यहाँ पे स्मॉल में भी नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये अ लोअर केस भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइज़ की, कैपिटलाइज़ में क्या था कि पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे। चलिए यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, पहला भी छोटा है, बाकी सारे भी छोटे हैं। यहाँ पे वी का पहला छोटा, सारे छोटे हैं। तो इसलिए जो है, ये हमारा जो एक रूल होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन, ये किसी भी रूल को फ़ॉलो नहीं करता। बेसिकली जैसे ही हम टेक्स्ट को लिखते हैं, एज़ इट इज़, ये उसको पेस्ट कर देता है। तो ये उसकी जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके ऊपर कोई असरात नहीं रखता। इसलिए जो है, इसकी जो हम टाइप रखते हैं, इसको नन रखते हैं। हमारी मर्ज़ी होती है, हमें टेक्स्ट किस तरह से चाहिए, हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम अपनी आउटपुट ले सकते हैं। चाहे वो हम कैपिटलाइज़ में लेना चाहें, चाहे वो हम अपर केस में लेना चाहें, चाहे वो लोअर केस में, चाहे हमारा टेक्स्ट जैसा है, ऐसे कैसे हम उसको लिखना चाहें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी, उनको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चीज़ सीखी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट को हम किस तरह से सेंटर, लेफ्ट या फिर राइट हम अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके अंदर अंडरलाइन, ओवरलाइन या फिर लाइन थ्रो किस तरह से लगाया जाता है, और इन तीनों को लगाने के जो मकसद होते हैं, क्यों लगाया जाता है, कहाँ-कहाँ पे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास फ़ॉन्ट वेट को हमने रीड किया। फ़ॉन्ट वेट के अंदर बोल्ड, बोल्डर और लाइटर जो होता है, ये वैल्यू होती है बेसिकली। हम इनको नाम दे के भी कर सकते हैं, या फिर हम इनकी वैल्यू दे के भी कर सकते हैं। वैल्यू की लिमिट 100 से लेके 900 तक होती है, इसके दरमियान में हम कोई भी वैल्यू देते हैं, तो वो हमारे फ़ॉन्ट के ऊपर जाके अप्लाई हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है? 2 लाइन्स के दरमियान में, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, 2 लाइन्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है, बेसिकली वो लाइन हाइट के थ्रू कंट्रोल की जाती है। एक ही पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है, उसको हम लाइन हाइट के थ्रू कंट्रोल कर देते हैं। लाइन हाइट के डिफरेंट स्केल होते हैं, पिक्सल में होता है, वैसे लिखा जा सकता है, या फिर इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके मुताबिक इसको लिखते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म में अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज़ हमने किसी अगर टेक्स्ट को करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिकली करके देखी, और हर एक-एक चीज़ के प्रैक्टिकली आउटपुट क्या होता है, ये भी हमने देखा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।